Hello students, welcome to Physical Chemistry lecture series for BSc final year students. आज के लेक्चर में विल बी डूइंग श्रोडिंगर इक्वेशन जिसमें हम साइनसोइडल वेव इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। और ये सारा हमें पता है कि दे आर पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सो क्वांटम मैकेनिक्स हमें पता है कि इट्स ए थ्योरेटिकल टूल to study microscopic systems. मीन्स आप अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल इस तरह के सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे आपका क्लासिकल मैकेनिक्स काम नहीं करता। जो साइंस वहां काम करता है दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। और इसी के अलग अलग नाम हो जाते हैं कि अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स को फिजिक्स में अप्लाई करो तो वो क्वांटम फिजिक्स हो जाता है, अगर आप केमिस्ट्री में अप्लाई करो तो वो क्वांटम केमिस्ट्री हो जाएगा, बायोलॉजी में करो तो क्वांटम बायोलॉजी हो जाएगा, सो ऑन। और क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिस अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम डुअल बिहेवियर दिखाता है, डुअल नेचर का होता है, वेव पार्टिकल डुअलिटी, and it follows the famous de Broglie equation where wavelength is related to wavelength, which is a characteristic of wave related to the momentum, which is characteristic of particle. और दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जो कि कहते हैं कि भाई ना तो एग्जैक्ट पोजीशन आप डिटरमिन कर पाओगे, ना ही एग्जैक्ट मोमेंटम। अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमिन करने की कोशिश करोगे तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी आपकी इंफिनिटी की तरफ चली जाएगी, और अगर आप एग्जैक्ट मोमेंटम डिटरमिन करने की कोशिश करोगे तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी आपकी इंफिनिटी हो जाएगी। और हाइजेनबर्ग ने ये इक्वेशन दिया कि द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी के मिनिमम वैल्यू आपकी h/4 पाई होगी, और जब भी होगा या तो इसके बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। वैसे देखो तो ये डी ब्रॉगली इक्वेशन, दिस डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको, ग्राफिकल फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूं कि मान लो कोई आप साइनसोइडल वेव लेते हो, दिस इज अ टिपिकल साइनसोइडल वेव, और एक्स एक्सिस पे ये प्रोपोगेट कर रहा है हमारा, वाई एक्सिस पे जो भी आपकी प्रॉपर्टी है जो वेरी कर रहा है, पीरियडिकली जो वेरी कर रहा है। तो अगर ये परफेक्ट साइनसोइडल वेव है तो आप डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ को आप क्या कहते हो कि वो आपका वेवलेंथ है। तो अगर आप वेवलेंथ एग्जैक्टली डिटरमिन करते हो, इसका मतलब है कि आप मोमेंटम एग्जैक्टली डिटरमिन कर सकते हैं। पर जब अगर आपका वेवलेंथ प्रिसाइजली डिफाइंड है, अगर वेवलेंथ आपका प्रिसाइजली डिफाइंड है तो मोमेंटम आपका प्रिसाइजली डिफाइंड है। मींस देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा पी आपका 0 है। पर अगर डेल्टा पी 0, तो आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पे भी आपकी प्रोबेबिलिटी उस सिस्टम की होने की ज्यादा है, इस पॉइंट पे भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। दैट मींस पोजीशन के बारे में वो इस जगह भी हो सकता है, इस जगह भी हो सकता है, इस जगह भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। मींस पोजीशन कैन बी इन बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। मींस मोमेंटम को अगर आपने प्रिसाइजली डिफाइन किया है तो आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विल बी इंफिनिटी। ठीक है। तो नॉर्मली आप अगर कोई लोकलाइज्ड वेव की बात करो, कि जैसे ये आपका मान लो लोकलाइज्ड वेव है, कि वेव आपका इस रीजन से इस रीजन के बीच में लोकलाइज्ड है, मतलब पार्टिकल या कोई भी जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है वो इस रीजन और इस रीजन के बीच में, तो इतनी अनसर्टेनिटी आपकी पोजीशन की है।
पर अगर आपका वेव ऐसा है तो आप वेवलेंथ क्या बताओगे कि वेवलेंथ ये है या वेवलेंथ ये है? मींस देयर इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये अनसर्टेनिटी आपका है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि वेवलेंथ तक परफेक्टली डिफाइंड नहीं है, तो मोमेंटम आपका परफेक्टली डिफाइंड नहीं है। अब इस तरह की चीज आप फिजिक्स वगैरह में डिटेल में जब पढ़ते हैं तो आप देखोगे दिस इज समथिंग लाइक समथिंग कॉल्ड मिक्स स्टेट। मिक्स स्टेट, और इस तरह के मिक्स स्टेट आते हैं बाय सुपरपोजिशन ऑफ मेनी वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। कि मान लो एक वेव ये ले लिया, दूसरा वेव आप ऐसा ले रहे हैं डिफरेंट वेवलेंथ का, फिर तीसरा वेव आप ऐसा ले रहे हो, और इस तरह के वेव्स को, बहुत सारे वेव्स को सुपर इम्पोज करके आप इस तरह के लोकलाइज्ड वेव ला सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर वेवलेंथ परफेक्टली डिफाइंड है तो मोमेंटम परफेक्टली डिफाइंड है, बट अगर मोमेंटम परफेक्टली डिफाइंड है तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आपका जीरो है, बट पोजीशन आपका उतना ही अनसर्टेन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका पोजीशन में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है तो आपका मोमेंटम में भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आएगी, वो आपका जीरो नहीं होगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमने कहा कि आप माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात कर रहे हैं आप, और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में आप प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करते हैं कि आप ये कहेंगे कि एक पर्टिकुलर रीजन में, फॉर एग्जांपल कि न्यूक्लियस के अराउंड इस रीजन में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी, और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम या स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल आप डिसाइड कर पाते हो। तो कैसे डिटरमिन करें प्रोबेबिलिटी? हाउ टू डिटरमिन कि भाई न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एंड दैट यू डू बाय सॉल्विंग समथिंग कॉल्ड श्रोडिंगर इक्वेशन। नॉर्मली एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स समटाइम्स बिकम डिफिकल्ट टू विजुलाइज, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक की दुनिया है। आप जो नॉर्मली दुनिया आपके सामने है, जो चीज आप विजुलाइज कर रहे हो, वो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। और मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, कि अगर मैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात करूं, तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में का जो प्रॉपर्टी आप डिटरमिन करेंगे, दैट यू कैन डू इट बाय द हेल्प ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ, दिस इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ। अगर आप पोजीशन, मोमेंटम, इस तरह की चीज डिटरमिन करना चाहते हैं तो न्यूटन्स इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड इक्वेशन। और वो सारे इक्वेशन की सबसे फंडामेंटल इक्वेशन आपकी है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लासिकल फिजिक्स की सबसे फंडामेंटल इक्वेशन है आपका फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और हमें पता है कि इस इक्वेशन का कोई भी डेरिवेशन नहीं है, नो डेरिवेशन, एंड दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशन। और क्लासिकल फिजिक्स में जो भी आप प्रॉपर्टी मेजरमेंट करते हैं, आप उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हो, उसका एक वैल्यू होगा उस प्रॉपर्टी का, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर के फॉर्म में उसकी वैल्यू होगी आपकी, और वो एक्यूरेटली आप डिटरमिन कर, प्रिसाइजली आप डिटरमिन कर सकते हो। क्लासिकल फिजिक्स में कोई क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक, देयर इज नो क्वांटाइजेशन। कैसा हम नहीं बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टी होगी उसकी एक मिनिमम वैल्यू होगी और फाइनल वैल्यू उस मिनिमम वैल्यू की इंटीग्रल मल्टीपल होगी, जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स में प्रॉपर्टी की वैल्यू कंटिन्यूअस फॉर्म में वेरी करेगी, कंटिन्यूअस वेरिएशन होगी। कि स्पीड है हमारा, तो स्पीड कंटिन्यूअसली हमारा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। पर जब आप माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आते हैं, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में अगर कोई प्रॉपर्टी आपको डिटरमिन करना है तो तरीका क्या होगा? दूसरी बात, हम प्रॉपर्टी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात करेंगे हर वक्त इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए जो सबसे फंडामेंटल इक्वेशन है, जैसे क्लासिकल फिजिक्स में फंडामेंटल इक्वेशन इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन,
तो क्या तरीका होना चाहिए कोई प्रॉपर्टी डिटरमिन करने का, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, जैसे हमारा न्यूटन्स लॉ का इक्वेशंस हैं और हम सारे रूल्स रेगुलेशन लगा करके अगर मुझे पता है कि इस जगह पे अभी इस वक्त एक पार्टिकुलर इस पॉइंट पे है, उसकी वेलोसिटी इतनी है, एक्सेलरेशन इतनी है, तो वो इतने समय के बाद किस जगह पे उस पर कितना फोर्स काम कर रहा है, तो हम बता सकते हैं कि वो आफ्टर सम टाइम कहाँ पे हो। तो ऐसा ही कुछ क्या रूल्स रेगुलेशन हमारा माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में है। तो 1930s में दो लोगों ने कोशिश किया, एक श्रोडिंजर, श्रोडिंजर जब भी लिखेंगे आप तो ओ के ऊपर देखिए डबल डॉट हो। श्रोडिंजर वाज एन ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रिया के थे वो। और दूसरा अप्रोच था फ्रॉम हाइजेनबर्ग। इंडिपेंडेंटली दोनों लोगों ने मेथड्स बनाए कि कैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में कोई प्रॉपर्टी डिटरमिन कर सकते हैं। एंड हाइजेनबर्ग वाज फ्रॉम जर्मनी। Schrodinger quantum mechanics is based on differential equation, whereas Heisenberg quantum mechanics is based on matrices. पर आप जो भी टेक्स्ट बुक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप पढ़ेंगे, you'll find that कि जो क्वांटम मैकेनिक्स आपके सिलेबस में मोस्टली है, दैट इज श्रोडिंजर्स अप्रोच जो हम फॉलो करते हैं मोस्टली जब हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं। सो विल फॉलो दैट सेम श्रोडिंजर अप्रोच। तो श्रोडिंजर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में श्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिखा जाए, दैट इज एच ऑपरेटर साई इक्वल टू ई साई। नाउ आप कोई भी, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट मैटर वेव, और जब आप मैटर वेव की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में हमें पता है कि कोई भी वेव के लिए एक वेव इक्वेशन होता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो क्वांटिटी वेरी करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते हैं, और कैसे वेरी करते हैं उसका एक इक्वेशन है। जैसे वहां पे है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ई नॉट कॉस ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। कि इन स्पेस एंड टाइम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, where k is 2 pi by lambda and omega is 2 pi nu frequency, where lambda is wavelength and nu is frequency। या इन जनरल अगर मैं दे दूं कि कोई भी प्रॉपर्टी y है जो वेरी कर रहा है इन स्पेस एंड टाइम, फिर a उसका एम्पलीट्यूड ले लो, जैसे इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका एम्पलीट्यूड ई नॉट हो गया आपकी। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कॉस और इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ साइन। फॉर एग्जांपल अगर मैं साइन के फॉर्म में लिखूं तो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जैसी वैल्यू आएगी। So this is a typical wave equation for a sinusoidal wave। At a given time आप अगर पोजीशन वेरी कर रहे हो तो y कैसे वेरी कर रहा है, that will give you something called wavelength आपको देगा। और at a given position variation of time कैसे y वेरी कर रहा है, that will give you something like time period। अब मैटर वेव, ये तो एक जनरल वेव की बात कर रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं। ऑल दीज आर ट्रेवलिंग वेव्स, दीज आर ट्रेवलिंग वेव्स। पर आपका मैटर वेव जो है, मैटर वेव इज नॉट ए ट्रैवलिंग वेव। मैटर वेव आपका ट्रैवलिंग वेव नहीं है। तो मैटर वेव में वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो वेरी कर रही है? अब इस पे कोई सहमति नहीं बन पा रहा था, डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो वेरी कर पा रहे। तो श्रोडिंगर ने कहा कि लेट्स एज्यूम एक फंक्शन, वेव का एक फंक्शन है जो वेरी कर रहा है, और फिर उस वेव फंक्शन को हम इंटरप्रेट करेंगे कि उस वेव फंक्शन से कौन सी प्रॉपर्टी हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो यहां पे जो ये साई है, दिस साई इज नथिंग बट, साई इसे स्पेल करते हैं
PSI लिखते हैं, P साइलेंट साई, ये आपका वेव फंक्शन, और ये है वो जो वेरी कर रहा है विथ पोजीशन एंड टाइम. सो दिस वेव फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम. केमिकल सिस्टम में मैक्सिमम टाइम में टाइम हम वेरी नहीं करते, एटम मॉलिक्यूल के अंदर हम टाइम की बात नहीं करते, तो वो कहलाएगा आपका टाइम इंडिपेंडेंट थिंग. सो वहां पे वेव फंक्शन से पोजीशन पे डिपेंड करेगा एटम मॉलिक्यूल के अंदर. पर अगर आप किसी रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं और कोई बिहेवियर दिख रहे हैं, तो वहां पे आपका वेव फंक्शन विद टाइम भी वेरी करेगा. तो ये वेव फंक्शन जो कि पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, ये है वो क्वांटिटी जो क्वांटम मैकेनिक्स में वेरी करता है. और ये साई के बारे में, अगर कोई भी सिस्टम को आप इस साई से रिप्रेजेंट करते हो, और अगर साई के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, तो उस सिस्टम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है. तो साई इज एक्चुअली द स्टोर हाउस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन. सारा इंफॉर्मेशन इसके अंदर छुपा हुआ है. अगर आप साई डिटरमिन कर लिए, तो आप सिस्टम के सारे इंफॉर्मेशन आप डिटरमिन कर लिए. दूसरा, इस इक्वेशन में एच ऑपरेटर, देयर इज समथिंग कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. So what is Hamiltonian operator? So Hamiltonian operator is a quantum mechanical operator to determine, used to determine total energy of the system. तो ये जो आपका E है, this E is nothing but your total energy. तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में, जैसे किसी दो ह्यूमन बीइंग के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, वैसे ही किसी दो डिफरेंट केमिकल सिस्टम के हैमिल्टोनियन ऑपरेटर सेम नहीं होते. हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज यूनिक फॉर ए केमिकल सिस्टम, फॉर ए सिस्टम. हम केमिस्ट्री की बात करें, इसलिए आपसे मैं बार बार केमिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं. तो जो भी सिस्टम अंडर इन्वेस्टिगेशन है, या जो इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, उस सिस्टम की हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अपने आप में यूनिक होगा, वो किसी से दूसरे से मैच नहीं करेगा. तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्टेप्स होते हैं, अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी डिटरमिन करना है, तो हमारा स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले आप उस सिस्टम का हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्रिएट करेंगे, एंड देन यूजिंग दैट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, पहला स्टेप आपका हो जाएगा सेटअप द श्रोडिंगर इक्वेशन. और श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए आपको पहले सेटअप करना होगा, पहले क्रिएट करना होगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. कैसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्रिएट किया जाता है, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा. एक बार आपने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्रिएट कर लिया, देन यू कैन सेट अप द श्रोडिंगर इक्वेशन बाय दिस फॉर्मेट, कि उस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे ऑपरेट कराएंगे, और आपका जो रिजल्ट आएगा, दैट विल बी द एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय दैट सेम वेव फंक्शन. एक बार श्रोडिंगर इक्वेशन आपका सेटअप हो गया, तो आप फिर उसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन. ठीक है. अब सॉल्व करने में पूरा मैथमेटिक्स के रूल्स रेगुलेशंस आपको अप्लाई करना होगा. नो डाउट ये आपका मैथमेटिकल पार्ट हो गया. यहां पे बहुत बार आप मैन्युअली नहीं कर पाएंगे श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व, आपको कंप्यूटर्स का हेल्प लेना होगा, आपको प्रोग्रामिंग करना होगा, बट जो भी होगा आपको पता है कि सॉल्व कैसे करना होगा. टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारे इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं, तो यू कैन यूज कंप्यूटर्स फॉर सॉल्विंग दैट श्रोडिंगर इक्वेशन. पर केमिकल सिंपल सिस्टम के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, जो आपके सिलेबस में भी, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, हाइड्रोजन एटम. तो जो भी मैथमेटिकल तरीका हम अप्लाई करेंगे इसे सॉल्व करने का, व्हेन यू सॉल्व दिस, यू गेट द वैल्यूज ऑफ साई एंड ई. हाँ, उससे पहले ये
थर्ड स्टेप है। सेकंड स्टेप में होगा कि सॉल्व करने से पहले यू हैव टू अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस। क्या होता है बाउंड्री कंडीशंस वगैरह, विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। कि जैसे हमारा कहेंगे पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स है, तो इस बॉक्स की लेंथ एल है, 0 टू एल है हमारा। तो जो पार्टिकल होगा वो पार्टिकल इससे बाहर नहीं होगा, मतलब 0 से पहले एक्स की वैल्यू नहीं होगी। एक्स अगर 0 से कम है तो साई की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स अगर एल से ज्यादा है तो साई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये बाउंड्री हमारा कि जब एक्स की वैल्यू 0 होगा तो साई विल बी 0, जब एक्स की वैल्यू एल होगा तो साई आपका 0। हाइड्रोजन एटम में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन कैन बी फ्रॉम 0 टू दिस आर, रेडियस कैन वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो ये हमारा बाउंड्री कंडीशन होगा। तो पहले श्रोडिंगर इक्वेशन सेटअप करेंगे, दूसरा बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग ऑल द मैथमेटिकल कंडीशन। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको दो चीज की वैल्यू मिलेगी, एक तो साई मिलेगा, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी मिलेगी। खूब सारे साई आएंगे, मतलब साई फॉर द ith स्टेट और ith स्टेट की कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी। और एक बार आपको वेव फंक्शन डिटरमिन हो गया, क्योंकि हमने कहा वेव फंक्शन स्टोर हाउस ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन, तो फिर इस वेव फंक्शन से सारी प्रॉपर्टीज हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। सो एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम psi by applying some rules and regulations. So these are the steps followed in quantum mechanics. कोई भी हमें प्रॉब्लम दिया गया है तो उस सिस्टम का पहला काम श्रोडिंगर इक्वेशन सेटअप करना होगा। श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए उसका हैमिल्टनियन ऑपरेटर पहले क्रिएट करना होगा। कैसे क्रिएट करेंगे, विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। देन विल अप्लाई द बाउंड्री कंडीशंस and then we'll solve the Schrodinger equation somehow mathematically, and then once we solve it we get the value of wave function, and from the wave function we can derive all the information. Okay, so next lecture may we'll see that how Hamiltonian operators are